नमस्कार बच्चों, मैं उमा शंकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी हम लोग 2025 के जो हिस्ट्री का सीयूईटी का एग्ज़ाम हुआ था उसका डिस्कशन कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कस कर लिया है और आज का जो हमारा टॉपिक है यह है क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए देख लेते हैं। और तो हम लोग जानते ही हैं, हर वीडियो में बताता हूँ कि एग्जामिनर आपके लगभग तीन टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला है मैचिंग के लिए और दूसरा है क्रोनोलॉजी वाइज, तीसरा है फैक्ट पूछ रहा है, वन लाइनर फैक्ट। तो आज के जो हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 26 है और आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो देख लेते हैं इसको। एक तरफ से नेता दिया हुआ है, दूसरी तरफ से जो है मतलब एक तरफ 4 नेताओं के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ दिए गए हैं ये नेता किस क्षेत्र के हैं, है ना। जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि कोई विधायक है जी, किस क्षेत्र का विधायक है। कोई एमपी है, किस क्षेत्र का एमपी है। इस तरीके से, लेकिन एक क्रांतिकारी नेता हैं। जब क्रांतियाँ हुई थी, हो रही थी भारत में, लगभग 1857 की जो क्रांति है, ये सारे नेता उसी के समय में के हैं कि वो किस समय, उस समय जब 1857 में क्रांति हो रही थी, कौन सा नेता कहाँ का नेतृत्व कर रहा था। 4 नेता हैं, इनको आगे से मैच करना है कि ये कौन कहाँ का नेतृत्व कर रहा है। और नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उन विकल्पों में से आप लोगों को हमें ये छांट कर निकालना है, ये देखना है कि कौन सा इसमें आंसर सही है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपका है, सबसे पहला नेता है शाहमल, दूसरे नेता है गोनू, तीसरे नेता है बिजलिस कद्र, चौथे नेता है कुंवर सिंह। और आगे ये जो स्थान का नाम दिया गया है ये है उत्तर प्रदेश का बड़ौद परगना, और छोटा नागपुर में सिंहभूमि, अवध और बिहार में आरा। तो जो काफ़ी आसान है, सबसे पहले हम लोग उसको मैच करेंगे। बिजली कद्र हमें पता है, ये अवध के हैं। अवध को नवाबों का शहर क्यों कहा जाता है, ये भी आप लोगों को पता होगा कि अवध को नवाबों का शहर क्यों कहा जाता है। क्योंकि इनके जो पिताजी थे नवाब वही थे, असली नवाब साहब तो वही थे। जब उनको अंग्रेज पकड़ने आई थी तो वो भागे नहीं, अंग्रेजी सेना जब आई थी तो उनके पूछा गया था कि, पूछा उन्होंने जब पकड़ लिया कि आप भागे क्यों नहीं। उन्होंने कहा साहब मैं नवाब हूँ, कोई मुझे जूता पकड़ पहनाएगा जब ही तो भागूंगा, तो मुझे कोई जूता नहीं पहनाया तो मैं भागा नहीं। तो अंग्रेज लोग उनको पकड़ के ले गए। तो इनकी माता जो होती हैं हजरत महल, इन ये बहुत छोटे बच्चे होते हैं, इनको शासक बनाकर जो वो इनकी जो है संरक्षिका बनकर वो युद्ध लड़ती हैं हजरत महल। और बाद में तो कई चीज़ें होती हैं, लेकिन इसका मैचिंग यहाँ के अपना 3 फी से हो रहा है, फी का 3 से ही। और देख लेते हैं, फी का 3 यहाँ है, बाकी के ऑप्शन आपके ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो गए। कुंवर सिंह हमारे बिहार के आरा का नेतृत्व किए थे, डी का 4 है। शाहमल उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना का नेतृत्व किए थे, एक है, एक है। गोनू छोटा नागपुर में सिंह भूमि जो है वहाँ पर इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 2। क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पर। एग्जामिनर क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर वन लाइनर फैक्ट है, केवल फैक्ट है यहाँ पर। यहाँ हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि आपके एक और टीचर हैं आपके क्लास के वेट कर रहे हैं। आइए देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता की कुल अवधि कितनी है। ऑप्शन नंबर 1 है 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन नंबर 2 है 6000 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक। और ऑप्शन नंबर 3 है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 900 ईसा पूर्व तक। और ऑप्शन नंबर 4 है उत्तर वैदिक सभ्यता के। तो सिंधु घाटी सभ्यता की कुल जो अवधि है ये है 6000 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक मानी गई है। तो आपका सही आंसर है विकल्प संख्या 2। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 1838 में ब्राह्मी खरोष्ठी लिपियों को किसने पहली बार पढ़ा। ये लोग आप लोग पढ़ पढ़ के थक गए होंगे और मैंने आप लोगों को कई बार रिवीजन भी करवाया है। पहले देख लेते हैं एग्जामिनर ऑप्शन क्या दिया है। पहला ऑप्शन एग्जामिनर देता है जेम्स प्रिंस, दूसरा देता है अलेक्जेंडर कनिंघम, तीसरा ऑप्शन है DC सरकार, चौथा ऑप्शन है REM व्हीलर। तो हम लोग जानते हैं 1838 में
जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को पढ़ने का काम किया था। एक अंग्रेज अधिकारी थे, सर्वेक्षण करता थे, पुरातत्व वेत्ता थे, पुरातत्व के बारे में जानकारी रखते थे और इन्होंने ही 1838 ईस्वी में ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को पढ़ने का कार्य किया था। जब 1838 ईस्वी में इन्होंने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को पढ़ लिया, तभी से अशोक के बारे में हम लोग जानकारी जुटा पाए कि अशोक ने क्या क्या, अशोक अपने अभिलेखों में ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में क्या क्या लिख कर गए हैं। एक क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से विद्वान हैं, ऐसे कौन से पुरातत्ववेत्ता हैं जिन्होंने खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपियों का अध्ययन किया। तो ये तो क्वेश्चन पूछा ही गया है कि ऐसे ऐसे पूछा जा सकता है, घुमा के जब पूछेगा कि जेम्स प्रिंसेप ने 1838 में ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का अध्ययन किया, इसके बाद किस राजा के बारे में जाना गया। तो इनके अध्ययन के बाद 1838 में राजा अशोक के बारे में जानकारी इकट्ठा की गई। तो आइए देख लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 27, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 27, एक क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28 तक तो हो गया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 29 है। अब अभिलेखों के संदर्भ में सही कथनों की पहचान करें। यहाँ पर अभिलेख दिए गए हैं और एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि आप लोग जो है कि आप लोग सही कथनों की पहचान करें इसमें कि क्या क्या सही है, क्या सही नहीं है। तो सबसे पहले है नियमित कृषि पद्धतियाँ और दैनिक जीवन की घटनाएं अभिलेखों का विषय हैं। कि अभिलेखों का विषय ये है कि जो डेली रूटीन में काम हो रहे हैं उसके बारे में अभिलेखों में लिखा गया है। और ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट नंबर बी है, इसमें है उन लोगों की उपलब्धियों, गतिविधियों या विचारों का उल्लेख होता है जो उन्हें बनवाते हैं। ऑप्शन नंबर बी में एग्जामिनर कह रहा है कि इसमें उन लोगों के, उन राजाओं के, उन शासकों के बारे में जानकारी मिलती है जो इसके बनवाते हैं। और ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट नंबर सी है, स्टेटमेंट नंबर सी में है कि लेखन पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतहों पर होता है। और ऑप्शन नंबर डी है, स्टेटमेंट नंबर डी है, सबसे पुराने अभिलेख प्राकृत में थे, यानी कि जो सबसे पुराने अभिलेख थे ये प्राकृत भाषा में थे। तो आइए देख लेते हैं इसमें जो सही है उन लोगों की उपलब्धियों, यानी कि अभिलेख क्यों लिखवाए जाते थे। अगर कोई राजा अपनी विशेष उपलब्धि प्राप्त कर लेता है वो जब भी लिखवाता है, और उसमें डेली रूटीन की चीज़ें तो नहीं लिखाएगा कि आज मैंने ब्रश किया, आज मैंने कोलगेट कर लिया, ये भी लिखो अभिलेख में, तो अभिलेख कितना लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो डेली टू डेली जो है, आज राजा शिकार पे गए 3 बजे, कल राजा 4 बजे शिकार पे गए थे, तो ये चीज़ें नहीं लिखेंगे ना अभिलेख में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें गलत है, बाकी के सारे ऑप्शन सही हैं कि उन लोगों की उपलब्धियों, गतिविधियों और विचारों का उल्लेख मिलता है जो उसको लिखवाते हैं। सिंपल सी बात है, मैं अगर कोई अभिलेख लिखवाऊंगा तो जो मेरे विचार होंगे मैं वही लिखवाऊंगा उसमें। और लेखन पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतहों पर होता है, और हमें पता है कि जो अभिलेख लिखवाए जाते हैं तो किसी कठोर धातु पर ही लिखवाए जाते हैं। जैसे आप लोग जो है कुतुब मीनार गए होंगे दिल्ली के मेहरौली में, वहाँ पर एक समुद्रगुप्त का अभिलेख पड़ा हुआ है, आप लोग देखेंगे वो कैसे धातु के ऊपर लिखवाया गया है। ऐसे ही अशोक के जो टोपरा में अभिलेख थे वो भी धातु पर ही थे, सारे अभिलेख हमें धातु पर ही लिखे हुए मिलते हैं। ये अभिलेख धातु, पत्थर और मिट्टी के बर्तन पर भी हो सकते हैं, है ना, ये भी बात सही है। और ऑप्शन नंबर डी, जो सबके पुराने अभिलेख थे ये प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। तो सही आंसर है आपका केवल बी ही और डी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 है, अफगानिस्तान में अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे। ऑप्शन नंबर 1 है संस्कृत भाषा में, ऑप्शन नंबर 2 है प्राकृत भाषा में, ऑप्शन नंबर 3 है अरामाइक और यूनानी ग्रीक भाषा में, और ऑप्शन नंबर 4 है लैटिन और यूनानी ग्रीक भाषा में। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जो अफगानिस्तान की साइड की भाषा थी उस समय वो अरामाइक और ग्रीक थी, यानी कि अरामाइक और यूनानी थी। तो अब अफगानिस्तान के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं अरामाइक और यूनानी या ग्रीक भाषा में प्राप्त हुए हैं। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 4।
तो आज आप फ्री विकल्प संख्या 3 अरामेइक और यूनानी या ग्रीक। अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप हमारी ऐप पे भी जा सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को ये पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ठीक है। और अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, वैसे तो मैं करवा ही इतना अच्छे से तसल्ली से रहा हूँ कि 5 क्वेश्चन को ही करवा रहा हूँ, लेकिन उसके चारों विकल्पों को विस्तार में वर्णन करते हुए करवा रहा हूँ। तो आप लोगों को ऐसा तो नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, क्योंकि एग्जामिनर जो पूछ रहा है इससे भी ज़्यादा करवाया जा रहा है आप लोगों को। अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, तो आप लोग हमारी ऐप में विजिट करिए। ऐप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, टेलीग्राम का भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप कहीं भी जाएंगे तो आपको बड़े आसानी से मिल जाएगी। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम पर विजिट कर अगर आप लोग हमारे ऐप पर विजिट करते हैं तो ऐप पर इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें रखी हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी ऐप पर। तो साथियों, आज का डिस्कशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम लोग इससे आगे के डिस्कस करेंगे और कल फिर मिलते हैं इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए जय हिंद।